आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितना भी इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम यहाँ समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज सही से समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर आप लोग सभी जानते होंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारा, जब 90 डिग्री से एंगल हमारा कम हो, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मेजर आपको पता है कि ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर मैं 0 डिग्री लिखता हूँ तो 0 से ये बड़ा होगा और 90 से ये छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है हमारा राइट एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल में ये इस तरह का हम बना देते हैं, ये राइट एंगल का साइन है, ठीक है, सिंबल है। इन दोनों आर्म के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल कितना होता है, इक्वल टू होता है 90 डिग्री। उसके बाद है हमारा ये, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, देखिए यहाँ अगर ये सीधी लाइन खींचता तो 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के अगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर यहाँ मैंने Z लिखा है तो Z जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, यानी कि 90 से बड़ा होगा Z। ठीक है, और 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री और 90 के बीच में होगा, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए ये दोनों आर्म, एक आर्म ये एक आर्म ये, अगर ये दोनों स्ट्रेट बन रही हैं, ठीक है, तब चलिए मैं यहाँ पे एक एंगल का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे एंगल नाम दे दिया W मैंने। ठीक है, तब ये जो एंगल क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितने के बराबर होता है, ये होता है 180 डिग्री के। ठीक है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि एक आर्म ये एक आर्म ये सीधी लाइन बन गई, तो ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल और हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये जरा समझते हैं। देखिए सपोज यहाँ पर अगर कोई एक एंगल होता, मैं यहाँ पर सपोज इसका नाम देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर A नाम दे देता हूँ। ठीक है, A कोई डिग्री है, मान लो कोई यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता था, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 कुछ भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है, अगर मैं इसको कंप्लीट इस तरह से गोला कर दूं तो ये होता है कितना, ये होता है देखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन हम इधर के एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अलावा ये जो पीछे वाला ये जो एरो लगा रखा ना, यहाँ से यहाँ तक का, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए इस एंगल को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। और जब रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल होगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ अगर मैंने A लिख दिया तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल A। अगर मैंने लिखा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A को छोड़ दिया जाए तो इसके पीछे वाला ये जो एंगल है ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये एंगल A कितना होगा, इसको देखिए 360 में से अगर ये एंगल अंदर वाला A है तो ये क्या होगा, 360 माइनस A डिग्री लगा देता हूँ चलो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये A डिग्री, ये जो इसको माइनस कर देंगे 360 से, तो ये जो बचा ये क्या बचा, रिफ्लेक्स एंगल बचा। ठीक है, तो ये तो थे बेसिक एंगल्स। अब जरा कुछ और समझते हैं। अब इसके बाद देखिए 3 तरह के एंगल और समझते हैं। ठीक है, पहला एडजेसेंट एंगल्स, दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तीसरा है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए एडजेसेंट एंगल समझते हैं पहले। एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन ये है कि दो एंगल, यानी कि देखिए एक एंगल मैंने लिया ये और एक एंगल ले लेता हूँ इधर का, ठीक है, ये वाला है। इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने एक को ग्रीन किया, एक को ब्लू। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल ऐसे दो एंगल जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो, जो B पॉइंट है इन दोनों एंगल का सेम है, और इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, तो दो पड़ोसी पड़ोसी एंगल जिनमें एक कॉमन वाली आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यहाँ मैं नाम देता हूँ ये D और ये नाम दे दिया C। तो देखो दो एंगल हो गए, एक एंगल हो गया DBC, दूसरा एंगल हो गया DBA, या फिर इसको हम ABD ये भी बोल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABD, दूसरा एंगल क्या होगा, एंड एंगल DBC, ये क्या है, आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये क्या है,
एडजेसेंट एंगल्स। तो ध्यान दीजिए आप कि एडजेसेंट एंगल पड़ोसी पड़ोसी एंगल्स को हम बोलते हैं जिनकी कॉमन दीवार हो, यहाँ पर एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, तब हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। बस ये दो कंडीशन है, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और जो इसके अलावा जो दूसरी आर्म है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, इनको हम बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लीनियर पेयर। तो देखिए लीनियर पेयर में, अच्छा एडजेसेंट एंगल में जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल ही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं लीनियर पेयर। तो देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक एंगल बन रहा है हमारा ये और दूसरा एंगल बन रहा है क्या, ये वाला। अगर ये दोनों एंगल एक कोई स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं, ठीक है, तब हम इनको बोलेंगे क्या, लीनियर पेयर। अगर मैं यहाँ x नाम दे दूं और ये एंगल अगर हमारा y है, तब ध्यान दीजिए लीनियर पेयर का एंगल हमेशा, जो दो एंगल है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि x + y = 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, भाई ये तो एडजेसेंट एंगल की तरह ही है। बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए एक आर्म ये होगी, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है? बिल्कुल है। देखिए क्योंकि दोनों का कॉमन वर्टेक्स ये है और यहाँ पर जो कॉमन आर्म है, तो एक लीनियर पेयर को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है कि एक क्रॉस बन रहा होगा, क्रॉस में एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है। इस तरह से आमने सामने के एंगल ये इक्वल होते हैं। हालांकि हम इसको थ्योरम से भी प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम थ्योरम से भी प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल क्रॉस में एक इधर का एक इधर का, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मैं एक एंगल यहाँ बनाऊँ, ऐसे दूसरा एंगल यहाँ बनाऊँ, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। कई बच्चों का डाउट होता है कि यहाँ पर एक लाइन जैसी बना दी, यहाँ पर ये दो लाइन जैसी। तो ध्यान दीजिए एक लाइन जो बनाई है मैंने कर्व वाली, ये इसके इक्वल है, और ये दो वाली लाइन जैसी बनाई है तो ये दो वाली के इक्वल होती है, ठीक है। इक्वल दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर देते हैं। अब अगर मैं इसका नाम दे दूँ, जैसे कि ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरी यहाँ पे है सी डी, ठीक है, ये सी डी है। अब अगर मुझे एंगल दिखाना है, अच्छा बीच वाला पॉइंट इसको नाम दे दिया मैंने ओ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी। ध्यान दीजिए जो एंगल जो बनता है ना, वो बीच वाली जो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पर बनता है, तो हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे चाहे इधर से स्टार्ट करो, जहाँ एंगल बनता है जिस पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए। बीच में कैसे, देखिए ए ओ डी, तो देखिए ए से स्टार्ट हुई डी तक पहुंची और ओ से होते हुए, तो ए से स्टार्ट हुई डी तक पहुंची और ओ से होते हुए, तो एंगल कहाँ बन रहा होगा हमारा, बीच वाले पॉइंट पे, यानी कि ओ पर। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू यहाँ क्या होगा, एंगल सी ओ बी, या फिर हम बी ओ सी भी लिख सकते हैं। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा, यानी कि हम नाम दे सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ, ओ से जाते हुए सी तक पहुंचा, ए से स्टार्ट हुआ, ओ से जाते हुए सी तक पहुंचा, तो ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। मतलब पैरेलल लाइन को हम कितनी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम खींचते चले जाएंगे, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी, इन दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन ये यहाँ पर काटती हुई जा रही है, ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती हुई जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एंगल है हमारा कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करेंगे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से हैं, तो देखिए जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाला एंगल जो मैंने जिसको रेड कलर से बनाया, ऐसे यहाँ पर ये ऊपर वाला, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन के सेम साइड में होना चाहिए। यहाँ पर अगर इस लाइन के ऊपर वाला है तो इस लाइन में भी ऊपर वाला, और इस ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में ही है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ अगर 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या सिर्फ ये लेफ्ट वाले ही होते हैं, नहीं, इधर वाले भी ले लेते हैं। देखो इस लाइन के राइट साइड में, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, अगर मैं यहाँ देता हूँ 3 और ये 4, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। एंगल 1 इक्वल टू 2 तो हुआ,
एंगल 3 इक्वल टू 4 भी होगा। और बताइए आप, देखिए ये तो हुए लेफ्ट राइट के। अब ऐसे ही अगर हम नीचे वाले एंगल बोलें, इस लाइन के ये नीचे वाला एंगल, ऐसे ही इस लाइन के नीचे वाला, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नाम देते हैं 5 और ये 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 5 इक्वल टू 6। ऐसे ही इस साइड ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, एंगल 7 और ये इधर का हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इनको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। देखिए सेकंड केस है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई भी दो पैरेलल लाइन होती हैं, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उनके हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब जरा इसका मतलब समझते हैं। देखिए ऑल्टरनेट का मतलब है इस ट्रांसवर्सल के एक इधर का और एक इधर का, ठीक है, ऑल्टरनेट। और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, यानी कि इस पैरेलल लाइन के अंदर वाले। देखो ये 5 और 7 इंटीरियर है, 2 और 5 इंटीरियर, 2 और 4 इंटीरियर है, लेकिन ये एंगल नहीं है इक्वल। हमने क्या कहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट मतलब एक इधर का एक इधर का, जैसे कि एंगल 5 है, ऐसी एंगल 4 है। एंगल 5 लेफ्ट साइड का है अंदर का, और एंगल 4 राइट साइड का है, ये भी अंदर का। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होगा। देखो मैं लिख देता हूँ, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होगा। और बताइए और दूसरा कौन सा हो सकता है, देखिए ये एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 के, ठीक है, एक इधर का एक इधर। और दोनों ही जो एंगल होंगे वो लाइन के अंदर वाले, इन दोनों पैरेलल लाइन के जो अंदर है एंगल, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे ही एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर किसी दो लाइन के बीच में एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं, या दो लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो वो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो ये एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल गिवन है तो वो लाइन भी पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस थर्ड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कब, अगर दोनों लाइन ये पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही हो। देखो यहाँ तो था ये इंटीरियर, तो इंटीरियर का मतलब था इन दोनों लाइन के बीच वाले जो एंगल होंगे ये। एक्सटीरियर का मतलब है बाहर के, जैसे देखो ऑल्ट और साथ में ऑल्टरनेट भी लगाए, तो एक लाइन के इधर वाला और एक इस लाइन के इधर वाला, और एक्सटीरियर यानी कि एंगल 1 है। तो देखो यहाँ एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 1 होगा एंगल 8 के बराबर, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर। क्यों, देखो ऑल्टरनेट यानी एक इधर का एक इधर का। तो देखो एंगल 1 एक्सटीरियर है, इस लाइन के बाहर की तरफ है, और एंगल 8 ये भी एक्सटीरियर, ये भी इस लाइन के बाहर की तरफ है। तो ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरा बताइए, दूसरा क्या हो सकता है, ये देखिए एंगल 3, और यहाँ हो सकता है एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एक बात और आपको समझनी है पार्ट 4 में या फोर्थ केस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। 7 + 4 ये 180 डिग्री होगा, एंगल 5 + 2 ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखिए जो एल, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, जैसे इधर अगर मैं 7 और 4 की बात करूं, इंटीरियर एंगल है दोनों, तो ये क्या है, ये क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 7 + एंगल 4 ये क्या होगा, इक्वल टू होंगे 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एंगल बताइए, 5 + 2 यानी कि एंगल 5 + एंगल 2 ये होगा इक्वल टू किसके, ये भी 180 डिग्री के होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने जो ये 4 पॉइंट में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल के, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पैरेलल लाइन जब प्रूव करनी है तो या तो ये 4 पॉइंट ये इक्वल हो जाएं, या फिर अगर ये चारों इक्वल दे रखें तब फिर वो दो लाइन क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए इसके आगे है थ्योरम, तो थ्योरम हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है।
अब जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक टर्म्स थी, वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।